आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं, खबरों को दिखाने से पहले ये उत्तर प्रदेश के देवरिया की हैरान करने वाली तस्वीर। एक पुल से दर्जनों बच्चे छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी ये छलांग कैमरे में कैद हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि खतरनाक स्टंट के दौरान वहां पुल के आसपास सैकड़ों लोग मौजूद थे। किसी ने भी इन नाबालिग बच्चों को रोकने की कोशिश नहीं की। हर कोई बस वहां वीडियो बनाता दिखाई दिया। ये वीडियो जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पकहाड़ा घाट की है, जहां पुल से बच्चे खतरनाक तरीके से छलांग लगा रहे हैं। 70 फीट की ऊंचाई है, इसके बावजूद ये खतरनाक खेल जारी रहा। बताया जाता है कि पुल से छलांग लगाने वाले ज़्यादातर बच्चे 10 साल के ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के होंगे या उससे भी कम उम्र के होंगे। ज़रा सोचिए, अगर कोई हादसा हो जाता तो यहाँ कौन जिम्मेदारी लेता। इस तरह के स्टंट करने का आखिरकार क्या औचित्य है और ये बच्चे क्या सिद्ध करना चाहते थे? क्या इनके माता पिता को इसकी जानकारी है कि ये बच्चे इस तरह से अपनी जान पर खेल रहे हैं? और देखिए कैसे ये स्टंट बदस्तूर जारी है। और आइए आज की बड़ी खबर अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 3 बार तलाक देने के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आर पार की लड़ाई ठानने का मूड बना लिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़े ही तल्ख तेवर इख्तियार करते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कि किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराए जा सकते। उनका मानना है कि इस तरह का अगर कोई भी कानून पारित हुआ जो कि तथाकथित तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ हुआ, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी जबरदस्त मुखालिफत करेगा। यहां तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा कि शरिया के खिलाफ, शरिया कानून के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है या कोई कानून सरकार बनाती है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी खिलाफत करेगा। आज न्यूज नेशन यह सवाल पूछना चाहता है कि यह शरिया लॉ यानी कि शरिया कानून किस मुसलमान के ऊपर लागू है हिंदुस्तान में? ऐसा कोई कानून हिंदुस्तान में लागू नहीं है जिसका हवाला देने की कोशिश कर रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जाहिर सी बात है, यह सिर्फ राजनीति की दुकान चमकाने की कोशिश है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सरकार ने एक बेहतरीन कदम उठाया है महिलाओं की भलाई के लिए। लॉ कमीशन के द्वारा देश में तमाम लोगों से पूछताछ करने के बाद, लोगों की राय जानने के बाद यह कोशिश की जा रही है कि 3 बार तलाक 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 शब्द के आधार पर तलाक देने वाले मुसलमान पुरुषों को सबक सिखाया जाए। तो क्या महिलाओं के खिलाफ हो रही ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाना गलत है? आइए आपको दिखाते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे एक नाजायज बात को जायज बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसा महसूस होता है कि मरकजी हुकूमत और उसके सरबराह मोदी जी अपनी लंबी 2.5 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए और मुल्क के मसाइल को हल नहीं करने की खातिर ये शोशा उन्होंने छोड़ा है ताकि मुल्क की तवज्जो दूसरी चीज़ों की तरफ हो। इस जो मसाइल असल हैं उनकी तरफ मुल्क की तवज्जो नहीं हो। उस क्वेश्चनायर को हम लोगों ने देखा, हमारी तमाम जमातों ने देखा और उसके बाद हम लोगों ने ये महसूस किया कि ये क्वेश्चनायर असल में लॉ कमीशन ने इसको इसलिए अवाम के सामने रखा है ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह खोली जाए। ये एक तरह की खयानत है, धोखाधड़ी है और हम ये समझते हैं कि लॉ कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी की हैसियत से नहीं बल्कि गवर्नमेंट के एक पार्ट की हैसियत से गवर्नमेंट की तरह इल्लीगल कार्रवाई करने में वो आगे बढ़ रहा है। जिन शब्दों का इस्तेमाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदों ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, यह दरअसल उनके मानसिक दिवालियापन की एक बहुत बड़ी निशानी है। 3 तलाक का मुद्दा सांप्रदायिक रंग लेता अब इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। लॉ कमीशन पर भी सवाल खड़े किए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर लंबी बहस छेड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि इस मुद्दे पर सांप्रदायिकता के इस रंग को आगे बढ़ाया जा सके। आखिरकार आज हमारे देश में क्या महिलाओं को समान अधिकार देना गुनाह है? दुनिया के किसी भी देश में उठाकर देख लीजिए जो विकसित देश की श्रेणी में गिना जाता है, महिलाओं को समान अधिकार चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो जरूर दिया जाता है। आखिरकार हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए?
अगर सती प्रथा पर रोक लगाना सही है तो 3 बार तलाक देकर महिलाओं को सड़क पर छोड़ देना भी अपने आप में उतना ही गलत है और उस पर भी रोक लगाना उतना ही सही है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे इस पर राजनीति हो रही है। 3 तलाक के मुद्दे पर घमासान मचा है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुके हैं। इस बीच लॉ कमीशन ने 3 तलाक और समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर लोगों से राय शुमारी शुरू कर दी है। लॉ कमीशन ने एक प्रश्नावली जारी की है जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भड़क गया है। हम सब लोगों की एक राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले रहते हैं। सबों को ख़त्म करके एक कानून में बांधने की कोशिश इंतहाई नामुनासिब हरकत है। देश भर में कई मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद की है। सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में दखल देने की गुजारिश की है। पीड़ित महिलाओं की याचिका पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही है। नैनीताल की शायरा बानो, जयपुर की आफरीन और हावड़ा की इशरत ने 3 तलाक की व्यवस्था को चुनौती दी है। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि 3 तलाक के बहाने उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जवाब मांगा। 7 अक्टूबर को दिए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में जारी 3 तलाक, निकाह हलाला और बहु विवाह का इस्लाम में रिवाज नहीं है। 3 बार तलाक कहना महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है और कई मुस्लिम देशों में 3 तलाक की व्यवस्था पर पाबंदी लग चुकी है। सरकार ने कहा है कि महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार देने से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर पक्ष रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में निजी कानूनों को चुनौती नहीं दी जा सकती और ऐसा करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के क़वानीन और रूल्स हैं वो कुरान और हदीस में बेस्ड हैं, उसकी बुनियाद है। कुरान और हदीस के जो बातें हैं उसको बदला नहीं जा सकता, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। इस तरीके से हमारे उलमा जो समझाएंगे वही हमारा कानून होगा। सुप्रीम कोर्ट अब अगले हफ्ते इस मुद्दे पर गौर करेगा, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है उसके खिलाफ कई मुस्लिम महिलाओं के साथ ही उनसे जुड़े संगठन भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। बड़ी अजीब बात है, दुनिया के तमाम वो देश जो आज अपने आप को इस्लामिक बताते हैं और इस्लामिक कानून के तहत अपनी पूरी व्यवस्था को चलाते हैं, वो भी 3 बार तलाक के इस बदनुमा दाग को अपने देश में नहीं लगने देते। लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तान है जहां 3 बार तलाक की ये परिपाटी चली आ रही है और इसे धर्म की आड़ में चलाए रखने के लिए लोग क्या कुछ करने को तैयार नहीं हैं। आखिरकार वो मुल्ला मौलाना आखिरकार साबित क्या करना चाहते हैं? महिलाओं को सड़क पर छोड़ देने का अधिकार सिर्फ मुसलमान पुरुषों को है? और अगर ऐसा है तो क्या सरकार को चुप्पी साध लेनी चाहिए? जहां भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर खुलकर बहस के लिए तैयार है, वहीं बाकी राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जैसे ही धर्म का मुद्दा आ जाए, तमाम राजनीतिक दल राजनीति क्यों करने लगते हैं? मानवता कहीं दिखाई नहीं देती क्या? क्या मानवता का अस्तित्व नहीं है हमारे देश में? ये राजनीतिक दल क्या इंसानों की लाश पर अपनी राजनीति करेंगे? हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है, एक सेकुलर देश है और हमारे देश में, ओपन देश में जो है वो इस तरह के डिबेट, इस तरह के डिस्कशन की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इसलिए जो है वो अगर कहीं पर जो इसमें फॉर्म में कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो ये एक एकेडमिक डिबेट है और इस एकेडमिक डिबेट को हम सकारात्मक रूप से लेते हैं। देश का संविधान हर कम्युनिटी को, हर मजहबी धार्मिक कम्युनिटी को यह हक देता है कि वो अपने मजहब के मुताबिक, धर्म के मुताबिक काम करे। मुसलमानों को भी यह हक हासिल है। इस मामले में न सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, न सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, हम अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली की बात सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये मैन मेड कानून नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड कानून है। इस तरह के विवादास्पद मसलों को फिर से छेड़ना
तो एक तरह से ये प्री मैच्योर डिलीवरी कराना चाहते हैं। इनको सबसे पहले चाहिए कि ये सभी पार्टियों की बैठक बुलाते, वो उसका भी इस मसले पर ये अभी समय नहीं है। दरअसल हिंदुस्तान में जब जब मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि मुस्लिम कानून पर बात हुई है, उसमें जरा सा भी संशोधन करने की बात हुई है तो बवाल ऐसे ही मचता है। आखिरकार ऐसा क्यों है कि 75% से भी ज्यादा आबादी वाले हिंदू धर्म में बदलाव के लिए अगर सरकार कदम उठाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 20% मुसलमानों के लिए अगर धर्म के आधार पर थोड़ी सी भी फेरबदल करने की कोशिश की जाती है, मानवता के आधार पर, तो देश में धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाने की बात कही जाती है। आखिरकार देश का कानून सबके लिए बराबर है या धर्म के आधार पर तय होता है? आइए आपको दिखाते हैं कैसे शाहबानों के मुद्दे पर जब राजीव गांधी की सरकार ने संसद में कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। उस समय 62 साल की शाहबानो 5 बच्चों की मां थी। साल 1978 में शाहबानो को पति ने तलाक दे दिया था। शाहबानो पति से गुजारा लेने के लिए कोर्ट में अपील के लिए गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को उसके पूर्व पति से गुजारा देने का निर्देश दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसले का विरोध किया। अंततः राजीव गांधी सरकार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने झुकते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी निराधार करना पड़ा, उसे पलटना पड़ा। और वो दरअसल राजीव गांधी सरकार की एक बहुत बड़ी गलती थी। क्या आज एक बार फिर मोदी सरकार भी वही गलती दोहराएगी? उम्मीद यह है कि कम से कम मुस्लिम महिलाओं को उनका हक जरूर मिलेगा, चाहे इसके लिए लंबी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। और आइए अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं। गोरखपुर में मुट्ठी भर का कैदियों ने पूरे जिला जेल को हाईजैक कर लिया है। सुबह से शुरू हुआ ड्रामा शाम तक चलता रहा। नौबत यहां तक आ गई कि कैदियों को काबू में करने के लिए जेल के भीतर पीएसी को भेजना पड़ा। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि 120 मोबाइल फोन जेल के अंदर कैदियों के पास से बरामद किए गए थे। बताइए क्या है कानून? हम लोग यहाँ मोबाइल रोकते हैं तो सस्पेंशन ऑर्डर मिलता है। हर महीना बंदियों से पैसा बढ़ा हुआ है। ये अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा। गोरखपुर जेल में संग्राम। जेल के पुलिसकर्मी बनाए गए बंधक। गुस्साए पुलिसकर्मियों ने जेल अधीक्षक के खिलाफ खोला मोर्चा। तस्वीरों को गौर से देखिए कैसे ये कैदी अपने हाथों में लाठी डंडा लिए जेल के अंदर बेखौफ घूम रहे हैं। इन बदमाशों ने कई घंटों तक जिला जेल को हाईजैक किए रखा। जेल के अंदर और बाहर कर्फ्यू जैसे हालात बने रहे। दरअसल जेल में एक दिन पहले तलाशी अभियान के दौरान कई मोबाइल फोन जब्त किए गए थे और इसी कार्रवाई से गुस्साए कैदियों ने सुबह सुबह जेल में हंगामा कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मैडम अंदर से जो है कि मोबाइल बरामद अभी हम लोग, मैं जिला जज महोदय और कप्तान साहब, अभी इस पिछले महीने इस सितंबर में ही हम लोगों ने जेल की पूरी तलाशी ली थी और ऐसा सब ठीक था और अभी भी सब सामान्य। सबसे बड़ी समस्या मोबाइल की है। मोबाइल नहीं, मोबाइल जो है ना, मोबाइल अभी मोबाइल जो है ना, मोबाइल तो बाहर पीएससी लगी है। अभी अंदर चल के बात करेंगे, मैडम बुला रही हैं। लेकिन अब पूरा सच खुद पुलिसकर्मियों की जुबानी सुनिए। हम लोग यहाँ मोबाइल रोकते हैं तो सस्पेंशन ऑर्डर मिलता है। डीएम सस्पेंड करता है, सस्पेंड करता है। जेल अधीक्षक पैसा लेके मीट खिलवाते हैं, दारू पिलवाते हैं और मोबाइल चलवाते हैं। ये हर महीना बंदियों से पैसा बढ़ा हुआ है। ये अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है। हम लोग को और बनाकर पंख बना दिया गया, प्रशासन को सुन कर दिया गया। कैदियों के पास मोबाइल कैसे पहुंचे, इस बात का खुलासा जब हुआ तो पूरे महकमे में अब हड़कंप मचा हुआ है। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर वाकई में आप अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। मिर्जापुर की यह तस्वीर है जहां एक गांव में जमीन विवाद को लेकर महिलाएं आपस में ऐसी भड़ी कि तस्वीर देखते बन रही है। लाठियां लेकर एक दूसरे पर प्रहार करती दिख रही ये महिलाएं दरअसल जमीन विवाद की वजह से एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। कभी बाल पकड़कर खींचना, कभी धक्का मुक्की करना, लाठी मारना, ये सब कुछ हो रहा है एक जमीन विवाद की वजह से। बस ये देखिए पत्थर भी फेंके जा रहे हैं। महिलाओं को हम नज़ाकत की नज़र से देखते हैं, लेकिन जब आपे पे आ जाएं तो शायद महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। दुनिया के 10 ऐसे देश गिने जाएं जो विकास की सीढ़ी पर आगे हैं। उन 10 देशों में से आज हमारा नाम जरूर है, लेकिन विकास की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते
आज शायद हमने अपनी एक बहुत बड़ी आबादी को बहुत पीछे छोड़ दिया है और यही वजह है कि आज भुखमरी के आंकड़े में हिंदुस्तान बहुत छोटे छोटे देशों के भी बहुत पीछे चला गया है, मसलन नेपाल या बांग्लादेश। सोचिए आज हमारी स्थिति कितनी विकट है कि हम उन देशों से भी पिछड़ गए हैं जो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि आज एक बहुत बड़ी आबादी को हम 2 जून का खाना भी नहीं दे पाते। आखिरकार किस काम का है ये विकास जब हम अपने ही लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश का भविष्य भूख से तड़प रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बिलख रहा है। इनकी चीख सुनकर आपका कलेजा फट रहा होगा, लेकिन अफसोस कि देश की सरकारें इनकी चीखों से अनजान हैं। देश के पास इनको खिलाने के लिए अनाज नहीं है। ये आज के देश का सूरत हाल है। देश का भविष्य भूख के कारण दम तोड़ रहा है। गरीबी ने देश के भविष्य को मौत के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IFPRI ने हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो आंकड़े जारी किए वो देश की हकीकत की तस्दीक कर रहे हैं। देश की लगभग 15% आबादी कुपोषित है। 5 साल से कम उम्र के वेस्टेड बच्चे करीब 15% हैं। देश की शिशु मृत्यु दर 4.8% हो गई है। देश में कुपोषण की बड़ी वजह संतुलित आहार की कमी को माना गया है। भूखमरी से लड़ने में हिंदुस्तान अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे हो गया है। एशिया में पाकिस्तान को छोड़कर लगभग सारे पड़ोसी भारत से आगे हैं। 118 देशों की सूची में भारत 97वें पायदान पर है। नेपाल की रैंकिंग 72वीं है। म्यांमार 75वें स्थान पर है। श्रीलंका भी भारत से बेहतर है जो 84वें स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश की 90वीं रैंक है। पाकिस्तान की स्थिति भारत से खराब है और वो 107वें स्थान पर है। आज का भारत युवाओं का भारत है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश कहलाता है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े युवा भारत के भविष्य पर काल बनकर मंडरा रहे हैं। देश में अनाज की बर्बादी इस काल को और बुलावा दे रही है। अगर इस स्थिति से जल्द ही नहीं निपटा गया तो हालात और बदतर हो जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।